जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं राज्यसभा के बारे में। राज्यसभा क्या है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी होती है, राज्यसभा का निर्वाचन कैसे होता है और राज्यसभा की शक्तियाँ और कार्य कौन कौन से हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि राज्यसभा क्या है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हेडिंग आता है राज्यसभा क्या है। तो देखिए, राज्यसभा को द्वितीय सदन कहते हैं, उच्च सदन कहते हैं और अस्थाई सदन कहते हैं। देखिए, जैसे कि लोकसभा को अस्थाई सदन कहते थे क्योंकि लोकसभा को कभी भी भंग किया जा सकता है, लेकिन राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है, इसीलिए राज्यसभा को अस्थाई सदन कहते हैं। अब देखिए, अधिकतम सदस्यों की संख्या, राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी होती है। तो देखिए, राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी होती है, 550 होती है। अब बात आती है कि 550 होते हैं वो कैसे मिलकर बनते हैं। तो देखिए, 238 जो सदस्य होते हैं वो राज्य प्लस केंद्र शासित प्रदेशों के द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। यानी 238 सदस्यों को राज्य से और केंद्र शासित दोनों से मिलाकर 238 सदस्यों को चुना जाता है। प्लस जो 12 व्यक्ति होते हैं या 12 प्रतिनिधि होते हैं, 12 उम्मीदवार होते हैं, वो राष्ट्रपति अपने मन से मनोनीत करता है। यानी उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति अपने मन से करता है। अब ये 12 सदस्य जैसे कि खेल के क्षेत्र से हो गए, विज्ञान के क्षेत्र से हो गए, कलाकारी के क्षेत्र से हो गए, चित्रकला के क्षेत्र से हो गए, यानी इस टाइप से ये 12 होते हैं। और जो 238 होते हैं वो राज्य प्लस केंद्र शासित प्रदेशों से चुने जाते हैं। अब देखिए, जो एक सदस्य होता है पहले 10 लाख, पहले एक सदस्य कितने पर 10 लाख, उसके बाद हर एक सदस्य 20 लाख लोगों का क्या करता है, प्रतिनिधित्व करता है, यानी जनता का प्रतिनिधित्व करता है। एक सदस्य 10 लाख और उसके बाद से हर एक व्यक्ति, हर एक प्रतिनिधि क्या करता है, 20 लाख लोगों का यानी 20 लाख जनता का प्रतिनिधित्व करता है। यानी हर एक व्यक्ति यानी राज्यसभा का हर एक सदस्य क्या करता है, 10 से 20 लाख जनता का प्रतिनिधित्व करता है। अब देखिए कि निर्वाचन कैसा होता है। जैसा कि अब देखिए, पहले ये हेडिंग देखिए, राज्यसभा, यानी राज्यसभा में सबसे ज़्यादा व्यक्ति, सबसे ज़्यादा प्रतिनिधि किस राज्य से चुने जाते हैं और सबसे कम प्रतिनिधि किस राज्य से चुने जाते हैं। तो देखिए, राज्यसभा में उत्तर प्रदेश से सबसे अधिक सदस्य चुने जाते हैं, सबसे अधिक प्रतिनिधि चुने जाते हैं। 31 मेंबर को चुना जाता है उत्तर प्रदेश द्वारा। राज्यसभा के सबसे ज़्यादा सदस्य किस राज्य से चुने जाते हैं, भारत में सबसे ज़्यादा मेंबर किस राज्य से चुने जाते हैं, तो उत्तर प्रदेश से कितने मेंबर, 31 मेंबर चुने जाते हैं। और सबसे कम उत्तरांचल प्रदेश से, यानी 3 मेंबर वहाँ से चुने जाते हैं। अब देखिए, निर्वाचन की बात करते हैं। जैसे कि लोकसभा में निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से होता था, लेकिन राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अप्रत्यक्ष रूप से मतलब क्या होता है, अप्रत्यक्ष रूप का मतलब ये होता है कि जिसमें जनता अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन कार्यों में भाग लेती है, वो अप्रत्यक्ष निर्वाचन कहलाता है। यानी इसमें जनता डायरेक्ट मेंबर को वोट नहीं देती है, किसी के माध्यम से शासन कार्यों में भाग लेती है, यानी अपना मत किसी और को देती है और वो उस मेंबर को अपना मत देता है। यही क्या कहलाता है, अप्रत्यक्ष निर्वाचन। यानी जिसमें जनता अपने प्रतिनिधि के माध्यम से शासन कार्यों में भाग लेती है, उसे अप्रत्यक्ष निर्वाचन कहते हैं। तो निर्वाचन कैसे होता है, अप्रत्यक्ष रूप से या एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है। अब देखिए कि राज्यसभा के सदस्य होने के लिए योग्यता क्या होना चाहिए। राज्यसभा के सदस्य होने के लिए योग्यता क्या होना चाहिए। पहला, भारत का नागरिक हो और 30 वर्ष पूरा कर चुका हो। पहला, भारत का नागरिक हो और 30 वर्ष पूरा कर चुका हो। दूसरा, अगला, सरकारी लाभ पद पर न हो, यानी केंद्र द्वारा या राज्य द्वारा किसी भी सरकार द्वारा सरकारी लाभ पद पर न हो। पागल या दिवालिया न हो। और जो मेन याद रखना है, संसद द्वारा सभी शर्तों को पूरा करता हो। यानी संसद जो डिमांड करती है उन सभी
कंडीशन को फॉलो करता हो वही क्या हो सकता है, राज्यसभा का मेंबर हो सकता है। अब देखिए राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो देखिए राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 6 वर्ष का होता है। अब देखिए पदाधिकारी इसमें भी होते हैं। मान लीजिए उतने लोग हैं तो कोई एक मेन तो होना चाहिए, एक मुखिया तो होना चाहिए, तो उसमें 2 होते हैं पदाधिकारी के रूप में, 2 होते हैं। कौन कौन, पहला होता है सभापति और दूसरा होता है उपसभापति। यानी सभी का एक अध्यक्ष के रूप में कौन होता है, सभापति होता है या उपसभापति होता है। तो देखिए सभापति क्या होता है और उपसभापति क्या होता है। देखिए जो सभापति होता है वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। यानी राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, तो उपराष्ट्रपति होता है। पूछता है क्वेश्चन कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, तो उपराष्ट्रपति होता है। अब देखिए ये पदाधिकारी कितने हो गए, 2 हो गए, पहला सभापति और दूसरा उपसभापति। ये क्यों चुने जाते हैं, ये क्यों चुने जाते हैं, क्योंकि जैसे कि 250 लोग हैं तो उनका तो एक अध्यक्ष होना चाहिए, उनका तो एक स्पीकर होना चाहिए। तो उनका स्पीकर के लिए, इतने लोगों की देख रेख के लिए, इतने लोगों की समस्या के लिए क्या होता है, समाधान के लिए एक स्पीकर होता है और एक नॉन स्पीकर होता है या डिप्टी स्पीकर होता है। तो देखिए 2 पदाधिकारी हो गए, सभापति उपसभापति। यानी राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, तो उपराष्ट्रपति होता है। अब देखिए कि उपराष्ट्रपति के लिए वेतन नहीं मिलता है, उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति के लिए वेतन नहीं मिलता है। ये राज्यसभा के सभापति होते हैं, राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, इसके लिए इनको वेतन मिलता है। अब देखते हैं कार्य एवं शक्तियाँ, यानी राज्यसभा का क्या कार्य होता है और उनकी क्या क्या शक्तियाँ हैं। देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए व्यवस्थापिका संबंधी शक्तियाँ, राज्यसभा को व्यवस्थापिका संबंधी क्या शक्तियाँ दी गई है। देखिए सभी विधेयक राज्यसभा में ही पेश किए जाते हैं, केवल धन विधेयक को छोड़कर। यानी व्यवस्थापिका संबंधी यही शक्तियाँ हैं कि जितने भी कोई बिल पास हुआ है वह सबसे पहले किस में पास होता है, राज्यसभा में होता है या लोकसभा में होता है। नॉर्मली ये कोई कंडीशन नहीं है कि पहले वो राज्यसभा में होगा या लोकसभा में होगा। सभी विधेयक यानी लोकसभा में भी, राज्यसभा में भी पेश किए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि हर एक विधेयक को केवल लोकसभा में ही पहले पेश किया जाए, ऐसी कोई बात नहीं है। राज्यसभा में भी विधेयक को पेश किया जाता है। केवल यही कंडीशन है कि केवल वो धन विधेयक नहीं होना चाहिए। धन विधेयक को छोड़कर सभी विधेयक राज्यसभा में भी पेश किया जा सकता है और लोकसभा में भी पेश किया जा सकता है। यही क्या है, व्यवस्थापिका संबंधी क्या है, शक्तियाँ हैं। अब देखिए यदि किसी विधेयक के संबंध में राज्यसभा और लोकसभा के मध्य मतभेद होता है, जैसे कि कोई राज्यसभा और लोकसभा कोई बिल पास किया, कोई लोकसभा बिल पास किया, उसके संबंध में राज्यसभा क्या है, राजी नहीं है, राज्यसभा उसको स्वीकृति नहीं दे रहा है। तो देखिए इसमें विवाद हो जाता है। तो विवाद हो जाता है तो राष्ट्रपति दोनों की सभा की, यानी राज्यसभा की और लोकसभा दोनों सदनों की क्या बुलाता है, बैठक बुलाता है। और जो बहुमत होता है, जैसे इसमें देखिएगा कि लोकसभा के सदस्यों की संख्या दोगुनी होती है राज्यसभा के सदस्यों की संख्या की तुलना में। यानी जो लोकसभा की सदस्यों की संख्या होती है वह राज्यसभा के सदस्यों की संख्या की तुलना में दोगुनी होती है। तो जहां बहुमत रहता है सरकार उसी की बनती है और बात उसी की मानी जाती है। तो कि यदि किसी विधेयक के संबंध में राज्यसभा और लोकसभा के मध्य मतभेद होता है तो राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाता है और बहुमत के आधार पर निर्णय सुनाता है। यानी जिसका पक्ष ज़्यादा रहता है, जिसमें मतदाताओं की संख्या ज़्यादा रहती है, यानी जो वोट ज़्यादा रहता है, जिनकी वोटिंग ज़्यादा रहती है, तो बताइए लोकसभा की सदस्यों की संख्या ज़्यादा है तो लोकसभा की वोटिंग ज़्यादा होगी, राष्ट्रपति की सदस्यों की संख्या कम है तो इसकी वोटिंग कम होगी। तो लोकसभा का मत ही सर्वमान्य होता है। यानी लोकसभा जो निर्णय सुनाता है वही सर्वमान्य होता है। वस्तुतः लोकसभा ही क्या है, संसद है। यानी लोकसभा कहेगा
जो लोकसभा कहेगा वही सर्वमान्य होगा, क्योंकि उसके सदस्यों की संख्या ज़्यादा है। यानी सब कुछ किसके हाथ में है? लोकसभा के हाथ में है, क्योंकि उसके सदस्यों की संख्या ज़्यादा है। तो देखिए व्यवस्थापिका संबंधी यही शक्ति है कि कोई धन विधेयक है तो वो केवल लोकसभा में होगा, और धन विधेयक को छोड़कर कोई भी बिल हो, कोई भी विधेयक हो, वह राज्यसभा में भी या लोकसभा में भी, दोनों में पेश किया जा सकता है। यदि दोनों में मतभेद होता है, किसी विधेयक को लेकर दोनों सदनों के बीच मतभेद होता है, तो राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुलाता है, और दोनों लोगों में से जिसका बहुमत ज़्यादा रहता है उसी को वह पारित किया जाता है, वो निर्णय सुना दिया जाता है कि यह पारित है। अब देखिए कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ क्या क्या है। तो देखिए कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ है कि मंत्री परिषद के प्रति अविश्वास प्रस्ताव पेश कर उसे हटा नहीं सकता है। राज्यसभा की इतनी पावर नहीं है, राज्यसभा की इतनी औकात नहीं है, इतनी क्षमता नहीं है कि वह मंत्री परिषद के प्रति अविश्वास प्रस्ताव पेश कर दे और उसको अपने पद से रिक्त कर दे, यानी उसको अपने पद से हटा दे। इतनी राज्यसभा के पास पावर नहीं है, लेकिन ये काम लोकसभा बहुत ही आसानी से कर सकता है। यानी तो कार्यपालिका संबंधी यही शक्ति है कि मंत्री परिषद के प्रति राज्यसभा मंत्री परिषद के प्रति अविश्वास प्रस्ताव पेश कर उसे हटा नहीं सकता है, क्योंकि इसकी इतनी पावर नहीं है। अब देखिए वित्त संबंधी अधिकार, वित्त का मतलब पैसा। तो आप लोगों ने पढ़ा है कि वित्त संबंधी अधिकार में यह नगण्य है, यानी राज्यसभा में कोई धन विधेयक, वित्त का मतलब होता है धन, यानी धन संबंधी अधिकार, यानी कोई भी धन विधेयक हो वह राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता। यानी वित्त संबंधी अधिकार में राज्यसभा का कोई अधिकार नहीं है, यह 9 के बराबर है, क्योंकि हर एक धन विधेयक किसमें पेश किया जाता है? केवल लोकसभा में ही पेश किया जाता है। तो देखिए वित्त संबंधी अधिकार में राज्यसभा के पास 0 क्या है? पावर एकदम 0 है, 9 के बराबर है, क्योंकि अनुच्छेद 109 में वर्णन है कि धन विधेयक केवल लोकसभा में ही पेश किया जाएगा। देखिए वित्त संबंधी अधिकार यानी राज्यसभा का वित्त संबंधी अधिकार 9 के बराबर है, क्योंकि अनुच्छेद 109 में वर्णन किया गया है कि कोई भी धन विधेयक हो केवल लोकसभा में ही पेश किया जाएगा, न कि राज्यसभा में। अब देखिए संविधान में संशोधन संबंधी शक्तियाँ, यानी राज्यसभा का जितना हक बनता है उतना ही लोकसभा का भी हक बनता है संविधान में संशोधन करने का, यानी दोनों सदनों का समान अधिकार होता है। संविधान में संशोधन करने की शक्तियाँ दोनों को बराबर दी गई है। तो देखिए संविधान में संशोधन करने की शक्तियाँ दोनों सदनों को समान होती है, यानी दोनों सदनों का समान अधिकार होता है कि वह संविधान में संशोधन कर सके। अब देखिए अन्य शक्तियाँ, कुछ और अन्य शक्तियाँ हैं, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति व सभापति के निर्वाचन में भाग लेना। यानी जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं क्या करते हैं? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति व सभापति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। अब देखिए राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर महाभियोग लगाने का अधिकार, यानी राज्यसभा को भी यह अधिकार है कि वह राष्ट्रपति के प्रति और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर महाभियोग लगा सके। यानी जैसे लोकसभा का भी अधिकार है निर्वाचन में भाग लेना, तो राज्यसभा का भी अधिकार है, और राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के प्रति न्यायाधीशों पर महाभियोग लगाने का दोनों सदनों का पूर्ण अधिकार है। देखिए ये क्या थी? अन्य शक्तियाँ थी, निर्वाचन में भाग लेना और राष्ट्रपति और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के प्रति महाभियोग लगाना। ये क्या था? दोनों सदनों का अधिकार था, दोनों सदनों का समान अधिकार है। तो देखिए वीडियो कैसा लगा कमेंट में अवश्य बताइएगा, और जो कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देखिए सबसे पहले अधिकतम सदस्यों की संख्या पूछी जा सकती है आपसे कि कितनी होती है, तो 250 होती है। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस सदन को अस्थाई सदन कहते हैं, किस सदन को उच्च सदन कहते हैं, किस सदन को द्वितीय सदन कहते हैं। तो आपको मालूम है कि राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं,
द्वितीय सदन कहते हैं और अस्थाई सदन कहते हैं। अस्थाई सदन इसलिए कहते हैं क्योंकि राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है। देखिए, अब यहाँ से पूछे जा सकते हैं कि जो सबसे ज़्यादा मेंबर होते हैं, राज्यसभा के सबसे ज़्यादा मेंबर किस राज्य से चुने जाते हैं, तो उत्तर प्रदेश से 31 मेंबर चुने जाते हैं और सबसे कम उत्तरांचल से 3 सदस्य चुने जाते हैं। अब देखिए, यहाँ से पूछा जाएगा कि राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष होता है या अप्रत्यक्ष होता है। ऑप्शन में ये देगा या तो ये देगा, जो देगा आपको टिक लगाना है। योग्यता तो नहीं पूछेगा, यहाँ पूछ सकता है कि 30 वर्ष आयु पूरा होना चाहिए, यानी राज्यसभा के सदस्य के होने के लिए क्या योग्यता, कितने वर्ष पूर्ण होना चाहिए, तो 30 वर्ष पूर्ण होना चाहिए। अब देखिए, कार्यकाल पूछेगा कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो 6 वर्ष का होता है। अब देखिए, यहाँ से एक क्वेश्चन पूछता है कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, उपराष्ट्रपति होता है। और सब्जेक्टिव यदि सब्जेक्टिव हो तो आपसे यह जरूर पूछेगा कि राज्यसभा के सदस्यों का शक्ति एवं कार्य का वर्णन करिए। तो देखिए, वीडियो कैसा लगा कमेंट में अवश्य बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़ जाइएगा। आज की वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ।